So today's topic is ARMA, that is autoregressive moving average. Wait a minute. Yes, ऑटो मूविंग एवरेज। हम लोग ने ए आर पढ़ लिया है, हम लोग ने एम ए पढ़ लिया है। एम ए पास्ट स्टॉक्स पे डिपेंड करता है, ए आर पास्ट वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। अब हम इनका कॉम्बिनेशन देखने वाले, ठीक है। तो ये उसकी इक्वेशन हो गई, ये हो गए आपके पास्ट स्टॉक सारे, ये हो गई आपकी पास्ट वैल्यू सारी, ये हो गया वाइट नॉइस, ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो जब हम इनको सबको सम अप कर देते हैं तो हमारा ए आर एम ए दैट इज ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज की इक्वेशन बन जाती है। अब स्टेशनैरिटी कंडीशन क्या होती है, जो हम लोग ने उसकी पढ़ी थी ए आर की, कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ए आर पॉलिनोमियल मस्ट हैव ऑल द रूट आउटसाइड द यूनिट सर्कल, तो यूनिट सर्कल के बाहर दैट इज़ 1 के बाहर ही उसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। एंड एम ए के भी सब जो भी एम ए के भी हैं वो भी 1 से बाहर होने चाहिए। अब इसमें ए सी एफ एंड पी सी एफ कैसे होता है, हम लोग ने क्या पढ़ा था कि ये रहा, ऑटो रिग्रेशन में क्या होता है, ए सी एफ धीरे धीरे गिरता है, ठीक है, इट डाइज डाउन ग्रेजुअली, एंड पी ए सी एफ जो है कट ऑफ हो जाता है। एंड एम ए में क्या होता है, ए सी एफ कट ऑफ हो जाता है एंड पी ए सी एफ जो है डाइज डाउन ग्रेजुअली। बट इन ए आर एम में दोनों ही टेल ऑफ हो जाते हैं, टेल्स ऑफ ग्रेजुअली, दोनों ही स्मूथली फॉल होते हैं, ठीक है। नाउ पार्सिमनी क्या है कि एक तो आपको जैसे कि ए आर, अगर आप ए आर इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हो या एम ए इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हो तो आपके जो लैगिंग टर्म्स होते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं। बट अगर आप ए आर एम ए मॉडल्स यूज़ करते हो तो आपको कम पैरामीटर्स में ही आपका काम बन जाता है, ठीक है। एंड इट कैप्चर्स, अब आपका परसिस्टेंस एंड शॉक इफेक्ट दोनों ही कैप्चर हो रहा है, ठीक है। एंड क्या है कि ये ठीक है, ए आर एम ए ऑपरेट्स ऑन रैशनल ऑपरेटर्स, दैट ओके फाइन, दैट इज़ फाइन। नाउ अब हम इसको बिल्ड कैसे करते हैं, दैट इज द बॉक्स जेंकिंस अप्रोच। और व्हाट इज बॉक्स जेंकिंस अप्रोच, इसमें टोटल 6 स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारी जो सीरीज़ है वो स्टेशनरी है कि नहीं है। अगर स्टेशनरी नहीं होगी तो हम उसको पहले हमें उसे स्टेशनरी करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट क्रिएटिंग, विदाउट स्टेशनैरिटी एजम्पशंस या विदाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेशनैरिटी हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। अब हम स्टेशनैरिटी कैसे टेस्ट करेंगे, तो ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट है, KPSS टेस्ट है, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन टेस्ट से हम पता चल जाता है कि हमारा जो सीरीज़ है वो स्टेशनरी है कि नहीं है। बट अगर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, हम डिफरेंसिंग करते हैं, हम लैग्स का डिफरेंस करते हैं, ठीक है। कि ये करते हैं YT-1, ठीक है। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह हम इसको माइनस करते हैं। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या स्टेशनरी हुआ, अगर हो गया तो इट इज़ फाइन, नहीं तो फिर उसके बाद हम एक और माइनस करते हैं YT-2, ठीक है, ऐसे करते चले जाते हैं। So this is called a differencing. तो difference the series of 1 or more times until the stationarity is achieved, और जिस लैग पे आपको लगेगा कि स्टेशनरी अचीव हो गई है, दैट इज़ योर वैल्यू, दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ D इन दिस एरिमा मॉडल, ठीक है। ये I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन ओनली। अगर ARMA है तो डिफरेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डिफरेंसिंग करने की ज़रूरत होती है तो वो ARIMA हो जाता है, सिंपल, ठीक है। उसमें ऑटो रिग्रेशन, मूविंग एवरेज और ये इंटीग्रेटेड डिफरेंस जो होता है वो इसमें ऐड हो जाता है। नाउ अब हमारे पास ये पता है कि स्टेशनैरिटी है, अब हमारे पास D की वैल्यू पता है, अब हम P एंड Q की वैल्यू पता कर लेंगे। P एंड Q की वैल्यू वी नो ACF PACF से पता चल जाती है, ठीक है। यूज टू डिटरमाइन इफ द सीरीज इज प्योर AR, प्योर MA और AR और MMX, ठीक है। अगर एक कट ऑफ हो रहा है या फिर दोनों कट ऑफ हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि हमारा मॉडल कैसा है। तो अगर ARMA बनता है हम PQ लेते हैं उसका, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अब हमारी ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, हमारी ये इक्वेशन बन गई पूरी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स को एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट कैसे करते हैं, आप OLS मेथड लगा लो, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड लगा लो, जो जिससे आपको बेस्ट आपके एस्टिमेटर्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद अब हो सकता है कि ये 4 वैल्यूज़ दे जो चारों की चारों ब्लू है, ठीक है, सब बेस्ट है, सब बढ़िया है, किसी में कोई कमी नहीं है। तो अब हम कौन सा चुने, तो वी विल यूज़ दिस AIC BIC, ये सब कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया मेथड्स होते हैं। इससे आप टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा मॉडल हमें जाना चाहिए, ठीक है, टू नैरो डाउन 1 और मोर प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स। अब ये क्या होता है फिर नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक बार मेरे एस्टिमेटर्स बन गया, मेरी इक्वेशन पूरी फिट हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रेसिडुअल्स को कैलकुलेट करेंगे, मतलब हमने हमारी मॉडल बन गई। अब उसके बाद हम उसको 2 वैल्यू से कंपेयर करेंगे, फिर जो भी हमारे एरर्स आएंगे हम उसको देखेंगे क्या है। फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे, हम अपने रेसिडुअल्स निकालने के बाद, कि वो वाइट नॉइज़ है कि नहीं है। वाइट नॉइज़ क्या होता है, मैं ये चीज़ ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वाइट नॉइज़ क्या होता है, जिसका मीन 0 हो, ठीक है, कॉन्स्टेंट वेरिएंस हो, ठीक है,
दिस इज योर वाइट नॉइस, ठीक है। वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो दैट इज कॉल्ड द वाइट नॉइस। वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, उनमें कोई ऑटो कोरिलेशन या कोई पैटर्न्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, इसका भी ACF कर सकते हो या एल्जोन बॉक्स टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या है, या फिर उसकी प्लॉटिंग कर दो, प्लॉट करके पता चलेगा अगर वो ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज फाइन। अगर वो कोई सीक्वेंस दिखा रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट वाइट नॉइस, ठीक है। अगर सही है तो फिर उसके बाद सही है, नहीं तो हम वापस से स्टेप 1 में चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसका जब हमारा मॉडल पूरा रेडी हो जाता है फिर हम उसको यूज़ करते हैं फॉर फोरकास्टिंग पर्पसेस। नाउ व्हाट इज एल्जन बॉक्स क्यू टेस्ट, दिस इज अ फॉर्मूला उसका, ठीक है। ये एक टेस्ट है दैट एक्सेस द नल हाइपोथेसिस एज अ सीरीज ऑफ रेसिडुअल्स एग्जिबिट्स नो ऑटो कोरिलेशन फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ लैग। मतलब मैंने एक नंबर ऑफ लैग चुना, ठीक है। अब मैं इसमें ये चेक करूँगी कि उस लैग लेंथ तक, 0 से लेकर के उस लैग लेंथ तक जो भी मेरा रेसिडुअल्स है वो कोई भी तरीके का ऑटो कोरिलेशन नहीं शो कर रहा है। मतलब जो UI एंड UJ का जो कोरिलेशन होता है दैट इज़ ज़ीरो, कोवेरियंस जो है दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है। ये ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आ रहा है तो दैट मीन्स आपका जो रेसिडुअल्स है दे आर वाइट नॉइस, ठीक है। वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। तो ये एक एल्जेब्रिक क्यू टेस्ट बताता है, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है, T इज योर सैम्पल साइज, T+2 उसको कर दिया, दैन दिस इज योर सैम्पल कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन, जो सैम्पल का जो ऑटो कोरिलेशन में निकालते हैं ना, कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, कोवेरियंस ऑफ XY, वेरियंस ऑफ X मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ Y, ठीक है। ये होता है ना। तो इसका स्क्वायर एंड देन T माइनस K, वेयर K इज व्हाट, K इज योर लैग लेंथ, ठीक है। L तक हमने लिया है एंड मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी L माइनस P माइनस Q, ठीक है। जो भी आप लैग ऑफ लेंथ ले रहे हो माइनस P आपका लैग ऑफ MA एंड Q दैट इज योर लैग ऑफ Q, ठीक है। अब उसके बाद इसमें नल हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस है कि ये जो है वाइट नॉइस है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट कब होगा, जब P वैल्यू क्या है अल्फा से छोटी होगी। तुमने 5% कॉन्फिडेंस पे देखा कि P वैल्यू अगर छोटी है तो वी विल एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, जब P वैल्यू जो है 0.05 दैट इज़ 5% से अल्फा से बड़ी होगी तब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो जो मॉडल है हमारा एडिक्वेट है। तो वैल्यू जो हम इस मॉडल को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तब हमारा वाइट नॉइस कन्फर्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं। और ऑल्टरनेटिव क्या है कि उसमें कोरिलेशंस है। और रिजेक्ट कैसे होगी ये, कि जब वैल्यू 0.5 से छोटी होगी तो हम लोग बोले कि नहीं मॉडल एडिक्वेट नहीं, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन क्राइटेरियाज जो हम लोगों ने AIC BIC होता है, देयर आर मोर RMSE MAE बट दे आर आउट ऑफ सैम्पल। ये मतलब ये होता है कि आपका मॉडल बन गया है, उसके बाद जब आप फोरकास्टिंग कर रहे हो फिर उसके बाद आप मॉडल्स की देख रहे हो कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, तब हम RMSE MAE करते हैं। इसी को आउट ऑफ सैम्पल कहते हैं, ठीक है। हम जो हमने सैम्पल के बेसिस पे मॉडल बनाया उसकी जो हम लोग टेस्टिंग दूसरे सैम्पल्स में करते हैं, उसके आगे के डेटा किसी और डेटा पे करते हैं, फिर उसके बाद हम एरर्स कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एन आउट ऑफ सैम्पल। तो दीज आर RMSE MAE। तो ये इनके फॉर्मूले हैं। तो ये जितना छोटा होगा ये उतना बेटर होगा। नाउ कम टू AIC एंड BIC। ये इन सैम्पल है कि हम विद इन द सैम्पल देखते हैं कि हमारा मॉडल कितने अच्छे से फिट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वही है कि जितना कम होना चाहिए उतना ही बेटर होगा, ठीक है। तो उतना ही एफिशिएंट होगा, उतना ही कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। AIC क्या होता है, इकाई के इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। इट वाज डिजाइन्ड टू बी एन अप्रॉक्सीमेटली अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द एक्सपेक्टेड कोलबैक लेवलर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रू मॉडल एंड द फिटेड मॉडल। जो भी ट्रू मॉडल है और जो आप फिट कर रहे हो, ठीक है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो अनबायस्ड एस्टिमेट, मतलब इट शुड बी मतलब लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा बात, और ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, ठीक है, ऑफ द एक्सपेक्टेड कुलबैक। जो भी ये डिस्टेंस आ रहा है ना उस डिस्टेंस का एस्टिमेटर कैलकुलेट करता है ये, ठीक है। जैसे कि हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है ये पूरा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस का कोई वेरिएबल होगा उसका अनबायस्ड एस्टिमेटर कैलकुलेट करता है AIC। इसका ये फॉर्मूला है, फाइन। अब BIC क्या करता है, ये बेशेल मेथड को यूज़ करता है टू सेलेक्ट द मॉडल दैट मैक्सिमाइजेज द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मॉडल प्रोबेबिलिटी। पोस्टीरियर मॉडल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जब हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन पता है कि ये एग्जिस्ट करती है तो इसके बेसिस पे बताओ किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के होने के चांसेस। हम लोगों ने पढ़ी है कंडीशन प्रोबेबिलिटी, हम लोगों ने भी पढ़ा है बेशेल मॉडल प्रोबेबिलिटी, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। तो वो चीज़ वो ये क्या करता है, जो बेस थ्योरम होता है वो क्या कैलकुलेट करता है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन प्रायर प्रोबेबिलिटीज, बेस्ड ऑन लाइक्लीहुड और बेस्ड ऑन एविडेंस, राइट। तो ये जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है कि जिसका मतलब कैलकुलेट करता है जिसका सबसे ज़्यादा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आ रहा है दैट मॉडल इज गुड, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला है। तो ये इसकी भी
जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक वेर मॉडल है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। एंड हम इसको मैं फटाफट ख़त्म करने वाली हूँ। क्या क्या बचा है? वेर मॉडल बचा है, IRF बचा है, डिकी फुलर, ऑगमेंटेड डिकी फुलर, कोइंटीग्रेशन, एंजॉय करेंगे, जोहानसन मॉडल, और एक और है, मतलब मैंने और बनाया है, वो दूसरी PPT में तो है, और मतलब 10-15 स्लाइड्स और है। हार्डली इट विल टेक 4 to 5 वीडियोज़ मोर, ठीक है। आई ट्राई टू कंप्लीट, क्योंकि मैं वीडियोस को शॉर्ट रखती हूँ तो नंबर ऑफ़ वीडियोस बढ़ जाती है, लेकिन कंटेंट तो ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। ओके, बाय बाय। हाँ, एक गार्च मॉडल एंड आर्च मॉडल है, ठीक है, जो इसमें नहीं है, जो मेरी दूसरी PPT में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाय।